Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीके सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल वीक 1 का जीके। ये क्लैट 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमारा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहेगा। एज यूजुअल हम इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले मैं लिस्ट आउट करूंगा और उसके बाद एक एक करके हर टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन भी दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसके अराउंड डिस्कस करूंगा। दो क्विक अनाउंसमेंट्स हैं आगे बढ़ने से पहले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस करने को मिलेगा। सो प्लीज डू एनेबल दैट फॉर योरसेल्फ। और दूसरा, साइन अप करने का एक और बेनिफिट है, नॉट ओनली कि आपको मॉक टेस्ट मिलेगा फ्री में क्लैट के पैटर्न पे, बट आपको ये सारा का सारा जो जीके मैं आपको दे रहा हूँ वो टेस्ट के फॉर्म में भी मिल जाएगा। यू कैन अटेम्प्ट इट, रिवीजन के केस में आप हेल्प करेगा। और दूसरा कि आपको आंसर्स में मैं रिसर्च लिंक्स भी दूंगा, जिससे कि आप एडिशनल क्वेश्चंस भी अपने लिए बना सकते हैं। राइट, सो दैट्स दोज आर टू एडवांटेजेस। आज ही साइन अप कीजिए और अपना फ्री अकाउंट क्लेम कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम क्या डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल कुछ 16 से 18 टॉपिक हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक आर्कियोलॉजिकल डिग इन पट्टनम, बंदीपुर के 50 साल पूरे हुए, मलेशिया इंडिया जो ट्रेड है वो रुपीज में सेटल होगा, एआई सिस्टम्स पे पॉज पे एक लेटर लिखा गया काफी सारे बड़े बड़े लोगों ने, भूटान के राजा जो है, भूटान के किंग इंडिया को विजिट कर रहे हैं, काफी उस पर चर्चा हो रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा फॉर इन राजस्थान फॉर वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस के कॉल्स, हर साल हर गवर्नमेंट जो है जो पावर में आती है स्कॉटलैंड में वो मांग करती है। डेफेमेशन लॉ, राहुल गांधी को ऑब्वियसली डेफेमेशन लॉ में के कारण जो उनको सेंटेंस किया गया और अब वो बाहर भी हो गए लोकसभा से। इंडिया यूएस के जॉइंट एयर एक्सरसाइज हुई है, फिनलैंड में इलेक्शंस हुए हैं, यूएन का वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ है, और एनपीसीआई ने यूपीआई पे चार्जेस लगाने के बारे में क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। एक्वाकल्चर का बिल पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। फेक न्यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो प्रचलित होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है। आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी स्टेटस की मांग करी है और उस पर इनफैक्ट कंट्रोवर्सी भी है। और जापान ने रशिया से ऑयल खरीदा, इस पे अगेन एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है ये। इंडिया ने अपनी स्पेस पॉलिसी अनाउंस करी है 2023 की, और साइंस के फील्ड में लिगो इंडिया एक कोलैबोरेशन है जिससे कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स स्टडी कर पाएंगे। एंड फाइनली इंडिया में जो है पिछले 4 साल से ई मॉनिटरिंग ऑफ रोड्स का प्रोजेक्ट किया गया है, उसके कुछ फाइंडिंग्स है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट, सो दोज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो में जुड़े रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। राइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज नो आर्म्स नो आइडल्स फाउंड इन पट्टनम। बेसिकली लॉजिक है कि एक पट्टनम करके एक केरला के विलेज में एक आर्कियोलॉजिकल डिग किया गया और इसमें काफी सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स थे कि इसमें ना कोई आइडल्स मिले, कोई रिलीजन का कोई एविडेंस नहीं मिला और हाथों हाथ कोई आर्म्स एम्युनिशन वेपन्स नहीं मिले हैं। तो काफी पीसफुल काइंड ऑफ सिविलाइजेशन का प्रूफ है ये। और मोर इम्पोर्टेंटली ये प्रूफ आई थिंक ये बात दर्शाता है कि शायद सदियों पहले जो इंडिया में जो इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो पॉपुलेशन थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे। एटलीस्ट हिंदू आइडल्स नहीं पाए गए कोई आइडल्स। इनफैक्ट
आई थिंक डेड बॉडीज भी कोई ह्यूमन रिमेन्स भी नहीं ज्यादा मिले, which also led them to believe कि भाई ये लोगों को क्रिमेट करते थे, राइट? सो दोज आर सम ऑफ द फाइंडिंग्स। इन पे क्वेश्चंस किस टाइप के बन रहे हैं? इंडिया की पहली हिस्टोरिकल बुक किसने लिखी? व्हाट आर द 3 पीरियड्स जो हम स्टोन एज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं जिसको? और ऐसे चाइनीज ट्रैवलर का नाम बताइए, काफी फेमस है, जिन्होंने चंद्रगुप्त टू के टाइम में इंडिया को विजिट किया गया था। ऐसे काफी सारे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। और इंडिया के बारे में अकाउंट्स लिखने वाले कौन से ग्रीक और रोमन ऑथर्स थे? एंड फाइनली, क्योंकि ग्रेको रोमन क्लासिकल एज का मेंशन है, तो ये क्लासिकल एंटिक्विटी का एज जो है कौन सी सदी में माना जाता है, राइट? तो इसके आंसर्स देखेंगे। कल्हाना ने राज तरंगिणी लिखी थी, विच इज लाइक द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑन इंडिया। स्टोन एज को पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक एज में डिवाइड किया जाता है। और चाइना से फाहीन नाम के चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया आए, एक्सटेंसिवली घूमे चंद्रगुप्त टू के रेन में, और इन्होंने अपने हिस्टोरिकल अकाउंट भी लिखी। और इंडिया के बारे में लिखने वाले 3 ऐसे ग्रीक और रोमन ऑथर्स हैं, हेरोडोटस और प्लिनी, हेरोडोटस, प्लिनी और मेगास्थीनिस, राइट? सो ये ग्रीक एम्पायर और फिर रोमन एम्पायर के बिलोंग करते थे ये लोग। एंड फाइनली ग्रेको रोमन क्लासिकल एंटिक्विटी पीरियड जो है 8th सेंचुरी टू 5th सेंचुरी बिफोर द कॉमन एरा, राइट? बीसीई में बेसिकली 500 और 800 साल बिफोर जीरो इज कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, क्योंकि इस टाइम पे ग्रीक और रोमन कल्चर काफी एडवांस थी, राइट? सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बंदीपुर सेंचुरी ने जो है 50 साल कंप्लीट किए। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व वहां पे ऑब्वियसली टाइगर्स के लिए माना जाता है बंदीपुर फॉरेस्ट। और इस पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट? तो पहले 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं, पहले 4 क्वेश्चंस इनफैक्ट, कि टाइगर सेंचुरी बंदीपुर का कौन से स्टेट में लोकेटेड है और कौन से एक्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, क्योंकि मेंशन्ड है ये टॉपिक में कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आता है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट टाइगर जो है, वंस दिस एक्ट वाज पास्ड, प्रोजेक्ट टाइगर को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, व्हिच मींस देयर वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वाज क्रिएटेड फॉर दिस। उसका नाम और वो कौन सा ईयर था, और ईयर कौन सी ईयर में वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, व्हिच गेव स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर। और इस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का नाम क्या है, राइट? तो आंसर्स देखेंगे। बंदीपुर सेंचुरी जो है ये कर्नाटका के स्टेट में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में पास किया गया था, और 2006 में इसके अमेंडमेंट में प्रोजेक्ट टाइगर को एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का स्टेटस दिया गया, इन विच केस इट वाज स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट? सो एनटीसीए के नाम से ये जाना जाता है। और इंडिया में करंटली 50 से भी ज्यादा, इनफैक्ट जो tigernet.in है, विच इज द साइट वेयर प्रोजेक्ट टाइगर का मेंशन है, काफी डिटेल्स वहां पे अपलोडेड है। वहां पे आई थिंक 50 नेशनल टाइगर रिजर्व जो है लिस्टेड है, बट आई थिंक देयर आर अ फ्यू मोर, so slightly more than 50 is the number of tiger sanctuaries in India. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मलेशिया और इंडिया का ट्रेड जो है रुपीस में सेटल होगा, ये अनाउंसमेंट की गई, राइट? तो ये काफी, इनफैक्ट काफी सारे कंट्रीज ये कर रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चंस वही बन रहे हैं कि कौन सा बैंक है जिसने मलेशिया के वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल बैंक के साथ वॉस्त्रो अकाउंट क्रिएट किया, स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट क्रिएट किया टू ऑपरेशनलाइज दिस थिंग। और आरबीआई ने जो है कौन से साल में इंटरनेशनल ट्रेड को रुपी में सेटल करने का परमिशन दिया, राइट? अलाउ किया इस चीज को। और 14 मई 2023 में जो है गवर्नमेंट ने लोकसभा राज्यसभा को ये इंफॉर्मेशन दी कि भाई इतने कंट्रीज हैं जो स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट के थ्रू रुपी में पेमेंट सेटल कर पाएंगे, राइट? सो दैट असेसमेंट वाज गिवन। तो कितने ऐसे कंट्रीज हैं, और आसियान नेशंस में जो है मलेशिया और इंडिया का ट्रेड जो साइज है, उसके हिसाब से मलेशिया इज इंडियाज हाउ बिग अ ट्रेड पार्टनर, राइट? तो इसके आंसर देखेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है मलेशिया के इंडिया इंटरनेशनल बैंक के साथ स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट बनाया, और जुलाई 2022 में जो है आरबीआई ने अलाउ किया था ये वॉस्त्रो अकाउंट के थ्रू रुपी में पेमेंट सेटल करना। और अभी करंटली आई थिंक मार्च, एज ऑफ मार्च 14, there are 18 countries which have agreed to settle with India, trade with India in rupees, right? और उनमें से जो मलेशिया है, which is the recent country, Malaysia has the third is our third largest trading partner amongst ASEAN nations, right? So those are the answers. इसके 2-3 क्वेश्चंस और हैं।
44 कंट्रीज ने जो है 1944 में एक नेगोशिएशन किया जिसके अंडर जो है यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ पैक किया गया, विच मीन्स कि अगर आप डॉलर हमें लौटाते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप हमें, फेडरल रिजर्व ने बोला कि अगर आप हमें डॉलर लौटाते हैं तो हम आपको गोल्ड देंगे, राइट? सो दैट वाज पेग्ड एज द दैट वाज सेट एज द पेग फॉर द यूएस डॉलर। और बाकी के सारे करेंसीज ने जो है उस टाइम पे डॉलर के अगेंस्ट अपने वैल्यू को पेग किया, अपने करेंसीज को पेग किया, राइट? तो ये कौन से एग्रीमेंट के अंदर ये नेगोशिएट किया गया था। और इंडिया ने जो है, जैसे अभी मलेशिया के साथ बायलैटरल, इनफैक्ट इंडिया मलेशिया के साथ नहीं, काफी सारे कंट्रीज के साथ डायरेक्टली ट्रेड रुपीस में सेटल करने की कोशिश इंडिया ने पहले भी करी थी, बट उस कंट्री ने जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि फिर यूएस के सैंक्शंस आ गए थे। तो ये कौन सी कंट्री थी, और कितने कंट्रीज ने वॉस्त्रो अकाउंट ओपन किया है अभी तक, राइट? रिमेंबर 18 countries have already they've already agreed, right? So 8 of those countries have actually opened special rupee wastro account overseas trade को रुपीस में सेटल करने के लिए, right? और इंडिया ने जो है ईरान के साथ पहले ये अग्रीमेंट करी थी कि हम रुपी में सेटल कर लेंगे आपके साथ ऑयल का पेमेंट, बट बियॉन्ड अ पॉइंट दैट कुड नॉट टेक ऑफ बिकॉज यूएस ने जो है सैंक्शन ही कर दिया था ईरान को, राइट? एंड फाइनली ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था जिसने यूएस डॉलर को जो है गोल्ड के साथ पेग किया, और उसके बाद बाकी कंट्रीज ने जो है यूएस डॉलर को एज अ पेग फॉर देयर करेंसी वैल्यू एक्सेप्ट किया था। इनफैक्ट आई थिंक 1970s में फिर फाइनली ये ब्रेटन वुड्स ने जो है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो है नलिफाई हो गया था, और यूएस ने जो है गोल्ड एक्सचेंज करना बंद भी कर दिया है, राइट? सो अब जो है यूएस इज सिंपली एबल टू प्रिंट एज मेनी डॉलर्स एज दे वांट बिकॉज उनकी वैल्यू कभी घटती नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। इलॉन मस्क और एआई एक्सपर्ट ने जो है एक ओपन लेटर लिखा calling for a pause on in developing any further AI artificial intelligence systems, right? Much like GPT, और GPT-4 के अगला एडवांस नहीं बनाना है, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया, राइट? तो इस पे AI बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे क्वेश्चंस है। तो ओपन एआई के चैट जीपीटी की ही बारे में, which country, which company, which big internet company has backed chat GPT, GPT-4, right? And number 2, गूगल के लैम्डा लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? काफी आसान आंसर है ये, बट मोर इम्पोर्टेंटली चाइनीज इंटरनेट कंपनी बाइडू ने भी अपना एआई पावर्ड चैटबॉट बनाया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समराइज कर सकता है। इसका नाम क्या है? एंड फाइनली एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा बॉट बनाया दैट कैन एक्ट एज अ साइकोथेरेपी काउंसलर, राइट? और बिहेवियरल थेरेपी सेशंस में भी ये यूज हो सकता है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एंड फाइनली ये जो देयर इज अ कंपनी, देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट, एफएलआई, और एफएलआई ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गवर्निंग प्रिंसिपल सेट आउट किए हैं, ले आउट किए गए हैं, राइट? सो दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एआई ऑपरेटिंग, एआई गवर्निंग प्रिंसिपल्स इन द वर्ल्ड, राइट? सो इनका नाम क्या है? तो आंसर देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है चैट जीपीटी 4 पे इन्वेस्ट भी किया है, और आई थिंक दे ओन अ सब्सटैंशियल स्टेक इन दैट प्लेटफॉर्म, एंड इनफैक्ट इंटीग्रेट भी काफी जगह, काफी सिस्टम्स में हो गया है आजकल चैट जीपीटी। गूगल का बार्ड है जो लैम्डा लैंग्वेज मॉडल है, जो गूगल ने रिसेंटली रिलीज भी किया है, एंड बाइडू का जो एआई पावर्ड चैटबॉट है व्हिच कैन assess financial statements, that's called Ernie, है ना? Ironically name काफी anglicized है, and Elsa, the AI bot that can act as a psychotherapy, counselor and be used for behavioral therapy sessions, has been developed by the MIT, Massachusetts Institute of Technology. And finally FLI ने जो AI की governing principles बनाया उसका नाम है Asilomar AI principles, right? So these are the major governing principles, earliest governing principles developed for AI. Okay, next topic, भूटान के राजा जो है इंडिया को विजिट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, और उनके साथ डिस्कशंस भी होंगे। ऑब्वियसली a lot of talk will be on Bhutan China, right? उनके बीच में जो अग्रीमेंट वगैरह चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके आंसर्स क्वेश्चन देखते हैं पहले। भूटान के राजा तो मेंशन्ड है यहाँ पे, जिग्मे खेसर नांगमोई नांगेल, इनफैक्ट I think in short form जिग्मे वांगचुक, right? बट भूटान के पीएम कौन है, right? और इंडिया ने जो है भूटान को कितने
कितना असिस्टेंस दिया है फॉर टुवर्ड्स इट्स 5-year प्लान, राइट, 12th 5-year प्लान. एंड फाइनली भूटान और चाइना के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एक्सपेडाइट बॉर्डर रेजोल्यूशन. काफी सारे बॉर्डर एरियाज है जो क्वेश्चनेबल हैं, तो भूटान और चाइना इसको रिजॉल्व करने वाले हैं. बट इंडिया का इस पर स्पेशल इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें से एक साइट जो है वो जगह थी जहां इंडिया और चाइना के बीच में स्कर्मिश पहले हो चुकी है, स्टैंड ऑफ पहले हो चुका है. ये कौन सी साइट है? और इंडिया और भूटान का जो रिलेशनशिप है काफी पुराना है, तो इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी, राइट, इन ऑर्डर टू वेल फ्रेंडशिप के लिए, राइट, टू एम्फसाइज परपेचुअल पीस, फ्रेंडशिप, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट, एंड इक्वल जस्टिस टुवर्ड्स ईच अदर सिटीजन. तो ये कब साइन किया गया था? और इंडिया और भूटान ने जो है जॉइंटली डेवलप करने का प्रण लिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. तो कितने मेगावाट्स का कमिटमेंट है? एंड फाइनली कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का नाम भी आप याद रख सकते हैं, राइट. सो द आंसर्स, भूटान के पीएम का नाम है लोटे शेरिंग, डॉक्टर लोटे शेरिंग है वो. और इंडिया ने जो है 4,500 करोड़ का असिस्टेंस जो है भूटान को दिया है इन इट्स लास्ट 5 years. और डोकलाम इज द साइट जहां पे which is also included on those border talks with China, जो भूटान रिजॉल्व कर रहा है एमओयू साइन करके. और इंडिया ने जो है भूटान के साथ 1949 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी, तो काफी टाइम से हमारा रिलेशनशिप उनके साथ पॉजिटिव रहा है. और रिसेंटली आई थिंक 10,000 मेगावाट्स के करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जॉइंटली डेवलप करने के लिए इंडिया और भूटान ने जो है प्रण लिया है, कमिट किया है. और इसके अंडर देयर आर 3 पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, जिनके नाम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मंडेकचू, संकोश और खोलोंगचू, राइट. सो दीज आर द 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया ने जो है भूटान के साथ जॉइंटली डेवलप करे हैं, राइट. एंड ऑब्वियसली सरप्लस पावर वहां बनेगी तो वो इंडिया को भी वो पावर सप्लाई करेगी वापस, राइट. सो दैट्स द एडवांटेज. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए. राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने अप्रूव किया है कि वो 8% सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे लोन्स पे. और महिला निधि के नाम से एक कोऑपरेटिव फंड क्रिएट किया है. और इनफैक्ट इन्होंने 8% सब्सिडी के लिए उसके लिए फंड्स भी खुद भी कमिट किए स्टेट गवर्नमेंट ने, और ऑब्वियसली देयर इज आल्सो सेंटर के एलोकेशन, राइट. सो इस पे क्वेश्चंस देखेंगे. किस ईयर में महिला निधि का ये प्रोजेक्ट जो है पहला एस्टैब्लिश किया गया था जयपुर में, और महिला निधि के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कितने फंड्स एलोकेट किए हैं, एंड 48 आवर्स में जो है कितने अमाउंट का लोन जो है डिस्पर्स होता है, और बाकी का जो उससे ज्यादा का जो अमाउंट है उसमें 15 दिन की मोहलत मांगती है ये स्कीम. एंड महिला निधि ने जो है राजस्थान में जो सेटअप हुआ है उसने इंस्पिरेशन लिया एक और ऐसे ही कोऑपरेटिव से. ये कौन से स्टेट में कोऑपरेटिव डेवलप हुआ था, और इस कोऑपरेटिव को स्टडी करके रिकमेंडेशन देने वाली कि भाई और स्टेट्स में भी ऐसा इंप्लीमेंट हो, कौन सी कमिटी थी? तो इसके आंसर्स देखेंगे. अगस्त 2022 में जो है राजस्थान में ये महिला निधि का प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, और इसके अंडर 40,000 रुपए तक का लोन जो है 48 घंटों में दिया जाता है. उसके अलावा जो उसके अबव अगर अमाउंट है तो 15 दिन की मोहलत मांगते हैं लोन डिस्बर्समेंट के लिए. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसके लिए 50 करोड़ का एलोकेशन किया है ओवर द नेक्स्ट ओवर द 2 years आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट, तो मतलब 25+25. और ये जो है तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सर्विस फेडरेशन से जो है इन्होंने इंस्पिरेशन ली है. और इस तेलंगाना के महिला निधि स्त्री निधि कोऑपरेटिव्स का जो है स्टडी करके चतुर्वेदी कमिटी ने जो है रिकमेंडेशन दिया था कि ये बाकी स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट हो जाए, राइट. सो दोज आर योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट टॉपिक, यूएस ने और इंडिया के साथ जो है यूएस ने एयर एक्सरसाइज करी है, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट है ये, एंड इसका नाम है कोप इंडिया एक्सरसाइज, और ये अप्रैल में हो गया है, और जापान इसका ऑब्जर्वर है, राइट. सो इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ है, जापान विल एक्ट एज द ऑब्जर्वर. But which agreement between US and India deals with geospatial cooperation? भाई सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह जो है जियोस्पेशियल चीजें, उनमें भी जो है इंडिया और यूएस जो है कोलैबोरेट करेगा. ये कौन से अग्रीमेंट हुई है? और बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस इंडिया और यूएस हर साल करता है, उसका नाम क्या है? इनफैक्ट दोस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस हैव एक्सपैंडेड, जापान को भी इंक्लूड किया है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी, क्वाड को भी पूरा तरह इंक्लूड कर दिया है इस एक्सरसाइज में.
और इंडिया और जापान ने भी बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज किया है, नेवल एक्सरसाइज, सॉरी एयर एक्सरसाइज किया था, इन एंड व्हिच वाज होस्टेड बाय द जापानीज सेल्फ एयर सेल्फ डिफेंस सिस्टम, राइट, JASDF। इस एयर एक्सरसाइज का नाम क्या था? और फाइनली, क्योंकि हम एक्सरसाइजेस की बात करें, तो जापान ने, सॉरी चाइना जो है, साउथ चाइना सीज में उन्होंने इन रिटेलिएशन उन्होंने जो है कॉन्फ्रंटेशन ड्रिल्स किए थे बाय एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ड्रिल जो है कौन से नेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर को देख करके इन्होंने रिस्पॉन्स दिया था, ये, राइट? तो दैट्स द क्वेश्चन आंसर। जापान का ऑब्जर्वर स्टेटस था, और इंडिया और यूएस के बीच में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका जो एग्रीमेंट है, उसके अंडर इंडिया और यूएस जो है जियो स्पेशल एग्रीमेंट कोऑपरेशन के लिए उन्होंने डील साइन करी है। मालाबार एक्सरसाइज जो है इंडिया और यूएस के बीच में, नेवल एक्सरसाइजेस होते रहते हैं हर साल, राइट? और अब जो है उसमें क्वाड इंक्लूडेड रहेगा। इनफैक्ट ऑब्जर्वर स्टेटस जो है दिया गया है कोप इंडिया एक्सरसाइज में, क्योंकि लेटर स्टेज में जापान को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। और वीर गार्डियन इज द नेम ऑफ दोस एयर एक्सरसाइजेस व्हिच आर डन बाय, व्हिच वर कंडक्टेड बाय इंडिया एंड जापान, राइट? और फाइनली चाइना ने जो है यूएस के एक स्ट्राइक कैरियर ग्रुप निमिट्स को के अनाउंसमेंट को लेकर के इश्यू लिया, और फिर रिटेलिएशन में इन्होंने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटेलिएटरी ड्रिल्स, कॉन्फ्रंटेशनल ड्रिल्स किए थे, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फिनलैंड के नेशनल इलेक्शंस हुए, जिसमें जो है लेफ्ट विंग जो प्राइम मिनिस्टर है सना मरिन, शी हैड होप्ड टू गेट अनदर टर्म, बट ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअली मार्जिन काफी कम है, 20.1 20.8 आई थिंक इज द विनिंग मार्जिन इन द इलेक्शंस, बट either ways she is not going to come back to power, right? So इसके क्वेश्चंस ये है कि फिनलैंड ने जो है नाटो का मेंबरशिप उनका क्लियर हो गया, इनफैक्ट अब हो गया है, बट व्हेन दिस न्यूज केम आउट देन दे वर अबाउट टू गेट रैटिफाइड। उनकी मेंबरशिप अलाउ होने के लिए फाइनल जो इम्पेडिमेंट था दैट वाज रैटिफिकेशन, और ये रैटिफिकेशन जो है कौन सी कंट्री में किया है? और एनसीपी जो पार्टी है जिसने मेजोरिटी गेन किया है फिनलैंड के इलेक्शंस में, हाईएस्ट नंबर वोट्स मिले हैं उनको, इसके जो हेड है उनका नाम क्या है? बिकॉज ही प्रोबेबली विल ट्राई टू पुट टुगेदर कोalition एंड कम टू पावर, तो उनका नाम बताए। और इनफैक्ट दिस न्यूज आल्सो इंडिकेट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स राइट विंग पार्टीज, राइट, कंजर्वेटिव एंड नेशनलिस्ट पार्टीज इन यूरोपियन नेशंस। तो ऐसे 3 नेशंस हैं जिनमें इलेक्शंस इस साल हुए थे और जहां पे राइट विंग पार्टी पावर में आई है। कौन सी नेशन नहीं है ऐसी? और क्योंकि हम स्वीडन की भी बात करें, स्वीडन में भी इलेक्शंस हुए हैं, तो स्वीडन का कैपिटल क्या है, राइट? इनफैक्ट स्वीडन नहीं, क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट फिनलैंड। फिनलैंड का कैपिटल क्या है? स्वीडन का कैपिटल तो होपफुली यू गाइस नो। एंड फाइनली, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो लोकेटेड, राइट? तो इसके आंसर्स देखेंगे। वेल, टर्की इज गोइंग टू रैटिफाई फिनलैंड्स मेंबरशिप टू नेटो, एंड पेटेरी ओरपो is the head of the नेशनल कोalition पार्टी जो फिनलैंड के नेशनल इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोट्स जिन्होंने जीते हैं। और यूरोप में स्वीडन, इटली और फिनलैंड में इलेक्शंस में कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट पार्टीज हैव कम टू पावर। इट्स नॉट स्पेन। स्पेन में डर जरूर है कि वॉक्स के अगेंस्ट जो है नेशनलिस्ट पार्टी जीत जाएगी, वॉक्स पार्टी के अगेंस्ट, बट इलेक्शंस आर सपोज्ड टू हैपन एंड ऑफ दिस ईयर, राइट? तो तब देखने को मिलेगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। फिनलैंड का कैपिटल कौन सा कंट्री है? फिनलैंड कैपिटल इज इन हेलसिंकी, राइट? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ सिटीज इन फिनलैंड। और ऑब्वियसली स्वीडन का कैपिटल क्योंकि पूछा गया है, तो स्वीडन का कैपिटल भी डिस्कस कर लेते हैं। स्वीडन कैपिटल इज एक्चुअली स्टॉकहोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम के नाम से भी ये फेमस है, राइट? एंड फाइनली, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो? ब्रसेल्स में। So those are your answers. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूएन में नेशनल यूनाइटेड नेशंस में जो है वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ है 2023 में। हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस है, ऑलमोस्ट डेकेड्स के बाद हुआ है। और वाटर कंजर्वेशन और बेसिकली वाटर को बैलेंस करने की बात है कि कई जगह पे बहुत ज्यादा फ्लड्स हो रहे हैं और दूसरी जगह पे ड्राउट्स हो रहे हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस इट ऑफ? एंड इस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन वाटर को मीट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस थोड़ी जरूरी थी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ हुआ, और इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाले 2 नेशंस थे। एक है तजिकिस्तान, वो होस्ट कौन थी?
इस कॉन्फ्रेंस की। और कौन से ईयर में यूएन का वाटर कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ था, और करंट यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में इंडिया का कमिटमेंट जो है टुवर्ड्स इंप्रूवल ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस जल जीवन मिशन के अंदर कितने रुपए का कमिटमेंट है, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। ये कॉन्फ्रेंस जो है न्यूयॉर्क में भी कंडक्ट की गई थी, और इट वाज होस्टेड बाय ताजिकिस्तान एंड नेदरलैंड्स, को होस्टेड बाय द टू कंट्रीज। पहली बार जो है वाटर कॉन्फ्रेंस 1977 में हुआ था, और करंट कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने जो है 50 बिलियन डॉलर्स का कमिटमेंट दिया है टुवर्ड्स द जल जीवन मिशन टू इंप्रूव रूरल वाटर एक्सेस। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आंसर के साथ आ गए हैं, बट एनीवे यू कैन क्विकली सॉर्ट ऑफ नोट दीज डाउन। यूनेस्को का जो प्लेटफॉर्म है, which is supposed to give out city profiles and case studies of programs, technologies, policies that address common water security problems. That platform is called the W12 Plus Blueprint. And finally, ऑस्ट्रेलिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो बेसिकली इट हैज बीन अडॉप्टेड नाउ, दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले बना था, बट सिंस इट्स अ डेवलपमेंट प्रोग्राम, funds that fund is trying to do this across the globe in various countries, 16 countries to be precise. और इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है वॉश is the objective, which is basically water, sanitation और hygiene को improve करना। और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम है वाटर फॉर वुमेन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एनपीसीआई ने सर्कुलर निकाला है ऑन द चार्जेस दैट विल बी लीवाइड ऑन यूपीआई, और क्लैरिफिकेशन दी गई हम यूपीआई पे सारे ट्रांजैक्शंस पे चार्ज नहीं कर रहे हैं, केवल हम पीपीआई पे करेंगे, राइट। बैंक टू बैंक पीपीआई ट्रांजैक्शंस पे ही नहीं करेंगे, बट यूपीआई पे जो पीपीआई होगा, वॉलेट के थ्रू जो पेमेंट होगा, उस पे हम चार्ज करेंगे। तो बेसिकली विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस and send and receive money using stored money on a wallet, इसका नाम, टेक्निकल नेम क्या है, और क्लैरिफिकेशन के तहत जो है इंटरचेंज फी कब चार्ज किया जाएगा और कितना चार्ज करेंगे इंटरचेंज फी, और इंटरचेंज चार्जेस या फी जो है ये कितने ट्रांजैक्शन से ऊपर पे चार्ज किया जाएगा, राइट। तो आंसर्स देखेंगे। पीपीआई स्टैंड्स फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, सॉरी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, और पीपीआई जो है मर्चेंट ट्रांजैक्शन पीपीआई पे ये इंटरचार्ज फी जो है, इंटरचेंज फी जो है चार्ज किया जाएगा, और दिस विल बी अप टू 1.1% एंड विल बी लिवाइड ओनली इफ द ट्रांजैक्शन इज वर्थ मोर देन 2000 रुपीज। नेक्स्ट टॉपिक, एक्वाकल्चर बिल। जो कोस्टल एक्वाकल्चर बिल है, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, और बेसिकली अभी फाइनली पास नहीं हुआ है, बट बिल इंट्रोड्यूस जरूर किया गया है। तो एक्वाकल्चर बिल ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज में वाटर के अराउंड जो एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसके बारे में है ये टॉपिक, राइट। तो ये कौन से एक्ट को अमेंड करने के लिए ये बिल अभी पास किया गया है, और इस एक्ट के तहत एक्वाकल्चर को डिफाइन करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 200 मीटर एक्वाकल्चर जो है कोस्ट से 200 मीटर दूरी तक फ्रॉम हाई टाइड इन उन एरियाज को डिमार्केट किया गया, और बोला ये जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे अंडर द एक्वाकल्चर एक्ट, and also about rivers, creeks and backwaters, जहां पे particular zones create कर जाएंगे, and these zones have been created under the Environment Protection Act, right? तो इन zones का नाम क्या है, और फाइनली ये जो मिनिस्ट्री है फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, और कौन सा डिपार्टमेंट था जो पहले एग्जिस्ट करता था, बट 2019 में जो है इसको सबस्यूम किया गया इन दिस मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इस डिपार्टमेंट का पहले नाम क्या था, राइट। और फाइनली गोइंग बैक टू द कोस्टल अमेंडमेंट अथॉरिटी बिल 2013, इसमें जो है एक चेंज है कि कौन से कुछ अलाइड एक्टिविटीज है, दे विल नॉट बी रेगुलेटेड एज अ कोस्टल एग्रीकल्चर यूनिट, राइट। तो बेसिकली आंसर्स देख के समझ में आएगा आपको। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट है 2005 का, जिसको अमेंड करने के लिए ये बिल पास करी गई है, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स क्रिएट किए गए हैं, और इन जोन्स में जो है कुछ क्रीक्स, रिवर्स और बैकवाटर्स जो आ रहे हैं, जो फॉल करते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द कोस्टल एक्वाकल्चर एक्ट। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, वो है पुरुषोत्तम रूपाला, और
2019 से पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज था, उसको जो है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में सब्स्यूम किया गया है। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल के तहत सारे मरीन एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग ऑफ फिश, लाइक कल्चर क्रिएट करना, इनफैक्ट इवन हार्वेस्टिंग ऑफ फिश इज एज लॉन्ग एज इट्स सलाइन या ब्रैक एंड वाटर, उसमें अलाउड नहीं होता है इन प्रोटेक्टेड जोन्स में। बट कुछ अलाइड एक्टिविटीज ऐसे उसके अंदर आते हैं, बट जैसे फ्रेश वाटर का फिश हार्वेस्टिंग है वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता है, राइट। सो अगर ऑप्शंस दिए होते तो आप पिक करते फ्रेश वाटर फिश हार्वेस्टिंग, बिकॉज दैट डज नॉट फॉल अंडर कोस्टल एक्वाकल्चर बिल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फेक न्यूज ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक ये नोटिफिकेशन आईटी रूल्स के अंदर आया है कि भाई फेक न्यूज जब आइडेंटिफाई करके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बताएगा तो उसको टेक डाउन करना जरूरी है, राइट। तो ये अनाउंसमेंट की है सरकार ने, और ये अनाउंसमेंट, ये चेंजेस जो है नोटिफाई किए गए थ्रू विच, टू व्हाट मीन्स, और ये जो मीन्स है ये है कि किसी एक्ट को अमेंड करने के लिए, राइट, किसी एक्ट या रूल को अमेंड करने के लिए ये पास किए गए थे, तो उस रूल का, ओरिजिनल रूल का नाम बताइए। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेथी के नाम से जाना था, उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है और उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है। एक्चुअली क्वेश्चन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है, बट यूनियन मिनिस्टर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट के नाम। और कौन सा सेक्शन है आईटी एक्ट 2000 का जो इंटरमीडियरीज को इम्यूनिटी देता है कि भाई हमारे अगर यूजर कुछ हम कंटेंट डालते हैं तो हम उसके लिए लायबल नहीं है, राइट। तो ये इम्यूनिटी दी जाती है अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईटी रूल्स 2000, राइट। बट अभी जो ये अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो है इम्यूनिटी विड्रॉ कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंटेस्ट होता है कोई न्यूज तो हम आप पे केस डाल देंगे, बट बाई चांस अगर किसी ने केस डाला तो एज एन इंटरमीडियरी यू आर स्टिल लायबल फॉर इट, right? So you could be scrutinized by the courts, right? And जो कोर्ट का जजमेंट आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, right? So that's the situation that this new announcement has meant, right? तो इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 पास किया गया है। इसके अंडर बताया गया कि ये फेक न्यूज पीआईबी जो अनाउंस करेगा उसको हटाना ही पड़ेगा। और ये रूल्स जो है, अमेंडमेंट रूल्स जो है, आईटी रूल्स 2021 को अमेंड करने के लिए लाए गए। राजीव चंद्रशेखर इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड श्री अश्विनी वैष्णव इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर द माइती और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी रूल्स 2000, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 इज द वन दैट गिव्स इम्यूनिटी टू इंटरमीडिएरीज। भाई जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे मेटा वगैरह, उनको जो है यूजर्स कंटेंट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। बट सेक्शन 3 ऑफ द आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के सेक्शन 31B5 के अंडर ये ऑब्लिगेशन किया जाता है कि भाई आप मिस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते अपने प्लेटफॉर्म में। और because this section is there now, it means that they might be held liable for any fake news, any misinformation on their platforms. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो है नेशनल पार्टी स्टेटस की मांग करी थी पहले, और उस पर हल्ला मचाते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में भी अप्रोच किया था कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, आप हमें नेशनल पार्टी का स्टेटस दीजिए। और आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हम आपको अप्रैल 13 को हम स्टेटस पे अपना रिस्पॉन्स देंगे, राइट। और फिर हाई कोर्ट ने जो है उस पार्ट को उसके बाद जो है दे डिड नॉट टेक एनी प्रोसीडिंग्स, उन्होंने बोला कि भाई आप वेट कीजिए, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले नेशनल पार्टी की स्टेटस कब मांग करी थी। नंबर 2, ये जो नेशनल पार्टी स्टेटस दिया जाता है ये इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968 के अंडर देता है। तो इस ऑर्डर के कौन से सेक्शन, कौन से क्लॉज के अंडर जो है नेशनल पार्टी ग्रांट करने के कंडीशंस मेंशन्ड है, राइट। और उस क्लॉज के अंडर कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलने पड़ेंगे और कितने स्टेटों में ऐसा होना पड़ेगा जिससे पहले, जिसके बाद जो है एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, राइट। एंड फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के। आंसर देखेंगे। दिसंबर 2022 में पहली बार मांग करी थी आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए।
Clause 6B of the election symbols allotment and reservation order of 1968, इसके अंडर जो है नेशनल पार्टी पर माने जाने के लिए किसी भी पार्टी को 6% ऑफ वोट्स जीतने पड़ेंगे इन 4 स्टेट इलेक्शंस, जिससे पहले कि वो नेशनल पार्टी के क्वालिफिकेशन में आ जाएगी। एंड फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के जो है राजीव कुमार है। नेक्स्ट टॉपिक, जापान ने जो है रशिया से ऑयल खरीदा है। इनफैक्ट इवन दो इस पे एक प्राइस कैप पर बैरल लगा दिया गया है $60 का, बट जापान ने फिर भी स्पेशल परमिशन दी है, राइट, दैट अलाउड देम टू ब्रीच दिस एग्रीमेंट, राइट। तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ तो डिटेल वाले क्वेश्चन दिए हैं कि भाई कितने कंट्रीज ने, कौन से कंट्रीज ने इम्पोज किया है ये प्राइस कैप, नंबर 1। नंबर 2, रशिया जो है कितना, भाई वर्ल्ड के ऑयल सप्लाई का कितना परसेंटेज रशिया से आता है। और फाइनली जापान के बारे में बात करते हैं। जापान ने जो है पहले 2 महीनों में इस साल के कितना ऑयल जो है रशिया से खरीदा है, राइट, $70 पर बैरल देके खरीदा है, राइट। और ये जो ऑयल खरीदा है इस एक्सेप्शन को विन करने में विन करा था जापान ने टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स। और ये रशिया के कौन से प्रोजेक्ट से, कौन से एरिया से ये ऑयल दिया जाएगा। इनफैक्ट the particular project that we're talking about, also there are also Japanese firms which have a stake, right, उस particular project में। और finally जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, राइट। तो आंसर्स देखेंगे, ये जो यूएस, ये रशिया के पे जो सैंक्शंस, रशिया पे जो प्राइस कैप पर बैरल डाला गया है, ये जो है यूएस, the G7, European Union and Australia, these are the nations which have imposed the price cap. एंड रशिया कंट्रीब्यूट्स मतलब तकरीबन 10% ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल का, which is why the US wants the price to be restricted to that. They are not able to drive prices up. In fact, प्राइस अब जाकर के $70 तक, इनफैक्ट $60 ऊपर गया, बट इससे पहले सप्लाई काफी ज्यादा थी, इसलिए प्राइस काफी कम थी। जापान ने जो है जापान ने जो है रशिया से $750,000 बैरल्स ऑफ ऑयल जो है खरीदा है अभी रिसेंटली। और ये सारा का सारा ऑयल जो है सखालिन 2 प्रोजेक्ट से आया है ऑफ रशिया। और फाइनली जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया ने स्पेस पॉलिसी अनाउंस करी है 2023 में, जिसके अंदर जो है इसरो और बाकी कमर्शियल प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में भी मेंशन है इसमें, कि भाई हम चाहते हैं कि इसरो जो है रिसर्च पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे की इश्यूज पे रिसर्च पे ध्यान दे, और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज है स्पेस में, इक्विपमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ये कमर्शियल सॉल्यूशंस जो है प्राइवेट कंपनीज इसका लाभ उठा सकती है, और एक गवर्निंग रेगुलेटिंग बॉडी क्रिएट करने की बात हुई है इसमें, राइट। तो इंडिया की स्पेस पॉलिसी किसने अप्रूव करी, और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है विच इज ऑल्सो कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। तो इस कंपनी का नाम बताइए, और ये कंपनी जो है कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई गई है टू ओवरसी द प्राइवेट प्लेयर्स का एक्टिविटीज इन दिस स्पेस, उसका नाम बताइए। एंड प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो एक स्पेसिफिक एक प्राइवेट प्लेयर है इन द डोमेन ऑफ स्पेस, जिसने आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेशन सेंटर में जो है इनफैक्ट इंक्यूबेट हुआ है वो, और वो एयरबस एक्सेलरेटर का भी एक पार्ट था, राइट। तो काफी प्रेस्टिजियस ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके साथ इस प्राइवेट प्लेयर ने, इस प्राइवेट स्टार्टअप ने जो है स्पेस के फील्ड में काफी कुछ अभी तक अचीव कर लिया है, काफी फंडिंग भी उठा लिया है, सीरीज बी फंडिंग उठा चुका है, ये कंपनी उठा चुकी है, सॉरी सीरीज ए या सीरीज 1 फंडिंग। और 2 ऐसे प्रोग्राम्स बताइए जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए जिसका फायदा जो है स्टार्टअप्स, इंडिया की स्टार्टअप्स जो है उठा सकती है, ऐसे 2 प्रोग्राम्स के नाम बताइए, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। इंडियन स्पेस पॉलिसी जो है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को ने अप्रूव करी थी, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज अ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, राइट, एंड इट्स ऑल्सो द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। और ये कंपनी जो है 2019 मार्च में इनकॉर्पोरेट करी गई थी, और इन स्पेस, राइट, which stands for इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी फॉर प्राइवेट प्लेयर्स एंड देयर एक्टिविटीज इन द स्पेस।
राइट. अग्निकुल इज द नेम ऑफ द स्टार्टअप जिन्होंने इनफैक्ट एयरबस और आईआईटी मद्रास के साथ इंक्यूबेट करा और एयरबस के साथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम उन्होंने एंजॉय किया है. और इनफैक्ट इन्होंने अभी रॉकेट्स वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए. अग्निबाण नाम से आई थिंक इनके रॉकेट्स और सैटेलाइट्स हैं. और दो ऐसे प्रोग्राम आर आईडेक्स एंड द अनिक अराइज प्रोग्राम. और ये दोनों प्रोग्राम्स जो है यूनियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करके ये स्टार्टअप फर्म्स जो है बेनिफिट्स ड्रॉ कर सकती हैं. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन लीगो इंडिया पार्टनरशिप. बेसिकली यूनियन का कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि लीगो जो है विच इज अ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी, ऐसी ट्विन फैसिलिटीज जो है यूएस में है ऑलरेडी ऑपरेशनल, और इनको इंडिया में भी इनका एक फैसिलिटी बनाया जाएगा महाराष्ट्र के स्टेट में. राइट. 2600 का ये प्रोजेक्ट है, 2600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है. और काफी प्रेस्टिजियस है. राइट. ये विन करना ये काफी एडवांस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है. तो ऐसा इससे इंडियन साइंस कम्युनिटी में और इंडियन इंडिया का प्रेस्टीज भी काफी बढ़ेगा इस टाइप के प्रोजेक्ट में. तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि लीगो जो है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है रिपल्स इन स्पेस टाइम के थ्रू. तो ये रिपल जो है किस साइंटिस्ट ने पहली बार प्रपोज किए थे, नंबर 1. नंबर 2, और इस प्रोजेक्ट में लीगो इंडिया प्रोजेक्ट जैसे इंडिया में पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे. वन ऑफ दोज इज कॉल्ड द साइंस सिटी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन अ स्टेट इन इंडिया. और एस्टैब्लिश करने के लिए काफी सारा लैंड एक्वायर किया था, और फिर ग्रासलैंड्स में जो रहने वाले लोग थे, जो ट्राइबल्स थे वगैरह थे, उनसे ओनरशिप का एक क्वेश्चन आ गया. उन्होंने ऐसे बोला कि भाई आपने सही से इन्फॉर्म नहीं किया, बट बिकॉज इट वाज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. तो काफी इस पे हल्ला हुआ था, बवाल मचा था ये. और ये कौन से स्टेट में हुआ था ये, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था. नंबर 2, इंडिया में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है आईएनओ, ये बनाने का एक प्रपोजल था जो एक पर्टिकुलर स्टेट में बनाने का था. राइट. दिस यहाँ पे जो है न्यूट्रिनो ऑब्जर्व किए जाते हैं इन केव्स. तो मतलब 100 मीटर की डेप्थ पे ये केव्स पे स्टडी, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था. बट इस पे भी अगेन स्टेट गवर्नमेंट ने जो है काफी बाधाएं डाल दी. राइट. तो ये कौन से स्टेट में हुआ है, और ये प्रोजेक्ट अब तकरीबन स्टॉल ही हो गया है. ये भी काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट रहता है इंडिया के लिए. राइट. तो इन दोनों को साइड किया जाता है एग्जाम्पल कि भाई इंडिया में ऐसे नहीं होना चाहिए लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के लिए. राइट. इसका ध्यान रखना चाहिए इंडिया. और ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में ऐसा होता है. इनफैक्ट यूएस में भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था जो हाइती में जो है होने वाला, हवाई में होने वाला था, हवाईयन आइलैंड्स में एक पर्टिकुलर माउंटेन पे एक एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट होने वाला था विच वाज हॉल्टेड, क्योंकि उसको सेक्रेट माना जाता है, और आप बार बार वहां जाएंगे, ये सब प्रोजेक्ट वहां करेंगे तो डिसेक्रेट हो जाएगा. इसलिए लोकल हवाईयंस ने जो है प्रोटेस्ट किया, और फिर ये प्रोजेक्ट भी स्टॉल हो गया. राइट. which is a great loss to the scientific community because एक काफी एडवांस्ड टाइप का प्रोजेक्ट था. तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है. एंड फाइनली जो लीगो का जो ऑब्जर्वेशन फैसिलिटी बना रही है इंडिया में, ऐसे कितने फैसिलिटीज ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने वाली ऑब्जर्वेटरीज कितनी है वर्ल्ड में करेक्ट. तो आंसर्स देखेंगे. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स और ये रिपल्स का मेंशन किया था, प्रेडिक्शन किया था. और इनको ये हम फाइनली डिटेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू दीस ऑब्जर्वेटरीज. और इंडिया के वो जो दो अनफॉर्चुनेट स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं इम्प्लीमेंट हो पाए. एक था साइंस सिटी इन चलकेरी, जहाँ पे लैंड एक्विजिशन बिकेम एन इश्यू. राइट. और काफी ड्राउट अफेक्टेड एरिया था, तो वाटर भी डिमार्केट हो गया था. और इनफैक्ट अपेरेंटली जब ये साइंस सिटी बनाई गई थी तो वॉल ऑफ करके अपस्ट्रीम साइड में जो है रिवर को डैम भी कर दिया गया, तो उससे वैसे ही ड्राई लैंड में आपने पानी भी रोक दिया. राइट. सो काफी प्रोटेस्ट हुए थे. और आईएनओ प्रोजेक्ट जो न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी है इंडिया बेस्ड, वो तमिलनाडु के तेनी डिस्ट्रिक्ट में बनाने वाले थे, फॉरेस्ट में. बट अगेन एनवायरमेंटल टाइगर रिजर्व पास में बोल के इस प्रोजेक्ट को स्टॉल किया गया. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया. इनफैक्ट इवन दो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया था, और साइंटिस्ट काफी एक मत होके बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज दिस इज डीप इनसाइड द केव्स, और माउंटेन के 100 मीटर अंदर है ये. तो वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई लीकेज हो. बट अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगी, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है. और ऐसा ही एक सिचुएशन
30 मीटर टेलीस्कोप के केस में यूएस में हुआ था, जहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने हवाईयन माउंटेन में ये 30 मीटर का टेलीस्कोप वुड हैव बीन वन ऑफ अ काइंड एस्टैब्लिश करने की प्लान किया था, बट फिर अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्टर्स ने जो है इसको प्रिवेंट कर दिया, राइट। और करंटली 4 ऐसे ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरीज हैं वर्ल्ड में, यूएस में है, जापान में है, यूरोप में है, और अब इंडिया में प्रपोज्ड है, राइट। सो दोज आर द वंस। और द आइडिया इज कि डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज की जरूरत इसलिए होती है कि एक की रीडिंग और दूसरी की रीडिंग, अगर एक में अनोमली आ सकती है, बट मल्टीपल रीडिंग्स अगर आप लेते हो तो वहां पे गलती होने का चांस नहीं होगा। सो कंफर्मेशन है, और दूसरा है कि मल्टीपल रीडिंग्स लोगे तो आप उससे और इन्फ्लुएंसेस एडिशनली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई द नंबर दैट apparently is needed is 5। तो इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसके बाद कोई और कमीशन होगा भी नहीं। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ई मॉनिटरिंग ऑफ रोड्स। ये बेसिकली 4 साल पहले ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, और फिर गवर्नमेंट ने जो है, इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट की का डेटा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने रखा गया, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस देखते। मोटर्स व्हीकल एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट के बारे में है, राइट। और इन स्टेटिस्टिक्स जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के सामने रखे गए, उसके तहत कितने परसेंटेज ऑफ ड्राइवर्स ने एक्चुअली, जिनको चलान दिया गया था, उन्हें कितने इलेक्ट्रॉनिक चलान दिया गया, तो उसके कितने परसेंटेज लोगों ने एक्चुअली फाइन भरा, राइट। ये नंबर क्या है। और ऑब्वियसली लॉस को मेजर करने के लिए ये बतानी है कि कितने मतलब जो चलान दिए गए थे, इश्यू किए गए थे, उनकी वैल्यू क्या थी पिछले 4 साल में, राइट। एंड फाइनली रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर इंडिया के कौन, राइट। तो इसके आंसर्स है सेक्शन 196 136 ए है मोटर्स व्हीकल एक्ट का, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी पे है। और apparently इन फाइंडिंग्स के मुताबिक, डेटा के मुताबिक 7.6% ऑफ पीपल जिनको इलेक्ट्रॉनिक चलान दिया गया, फाइन भरने को बोला गया, उसमें से 7.6% ने फाइन एक्चुअली जाके भरा है ऑनलाइन, राइट। एंड फाइनली द टोटल अमाउंट ऑफ चलान इश्यूड, उनका जो वैल्यू है वो तकरीबन 3,877 करोड़ का है, राइट। और इसका 7% ही कलेक्ट हुआ है, तकरीबन 295 करोड़। और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो यूनियन मिनिस्टर है वो है श्री नितिन गडकरी। काफी न्यूज में है, क्योंकि ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ गुड वर्क हैज हैपेंड एंड स्पेसिफिकली ऑन हाईवे बिल्डिंग एंड पेस ऑफ जिस पेस पे हाईवेज बनाई गई हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, काफी काबिले तारीफ है। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है, आज के जो टॉपिक्स हैं वो समाप्त हुए। जाते जाते आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जाते जाते फाइनल अनाउंसमेंट वापस करूंगा कि हमारे टेस्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया कंपाइल करी हमने टेस्ट सीरीज, काफी रिसर्च करके अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस डाले हैं। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल और जो एरियाज टेस्टेड है वो बिल्कुल क्लैट के पिछले 2-3 साल के पैटर्न के बेसिस पे बनाए गए हैं। और तो और डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, और हमारे पोर्टल पे आपको अच्छे से स्कोर एनालाइज करने को भी मिलेगा। और दावा देता हूं कि ऐसी टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी आपको, राइट। सो अपना पहला फ्री मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट साइन अप करना है आपको। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको फॉलो कीजिए और नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और इसका बेनिफिट जीके के लिए भी है कि आपको जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको जीके के अपडेट्स दे रहा हूँ, वीकली अपडेट्स दे रहा हूँ, ये सारे टेस्ट के फॉर्म में भी आपके रिवीजन के लिए अवेलेबल होंगे वहां पे, राइट। So avail of that. Sign up for our free mock, for our free account today. Thank you and wish you all the best.